नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंपावत से। सबसे पहले आपको खबर बताएं, चंपावत में दर्दनाक हादसा हुआ है। सूखी डांग रीठा साहिब रोड के पास एक गाड़ी खाई में जा गिरी और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि बारातियों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। बारात टनकपुर क्षेत्र से वापस डांडा ग्राम सभा लौट रही थी और उसी वक्त हादसे का शिकार हो गई। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य किया गया और ड्राइवर ने गलत रूट चुना। डीआईजी कुमाऊं की तरफ से ये बयान दिया गया। राठी साहिब रोड पर गहरी खाई में कार जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार 11 लोगों की मौत। वहीं चंपावत में हुए हादसे पर सीएम धामी के निर्देश भी सामने आ चुके हैं। राहत बचाव कामों में तेजी लाने के निर्देश हैं। बारातियों की गाड़ी खाई में गिरने से बड़ा हादसा हुआ है और अब इस पर मुख्यमंत्री के निर्देश सामने आ चुके हैं। राहत बचाव कामों में तेजी लाने के निर्देश हैं सीएम धामी की तरफ से। रीठा साहिब थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। बारातियों की गाड़ी खाई में गिरने से बड़ा हादसा हुआ है और आपको बता दें कि बारातियों से भरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। चंपावत में हुए हादसे पर सीएम धामी ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य को पूरा किया जाए। वहीं इस हादसे को लेकर एबीपी गंगा ने डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने से बातचीत की है। डीआईजी ने कहा कि ड्राइवर ने गलत रूट चुना था, जो कि हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। सुनिए। नीलेश जी, सबसे पहले तो आप अपडेट दीजिएगा हादसे को लेकर। बहुत बड़ा ये दुखद हादसा हुआ, अभी क्या जानकारी है पूरे हादसे को लेकर? 13 लोगों की जान गई है, इसके अलावा नहीं, इसमें ना रात में करीब ये शादी खत्म होने के बाद टनकपुर से अपने गांव जो है वो रीठा साहब की और इनके गांव है, तो टनकपुर से रीठा साहब की ओर देर रात चले थे और जो रास्ता इन्होंने लिया था वो भी थोड़ा सा वैसे मेन रोड नहीं कहलाया जाता, गांव का रोड है। तो इस वजह से जो है ये ड्राइवर की वो नहीं होगी गलती, तो इस वजह से ये गाड़ी जो है गहरी खाई में गिर गई। अच्छा, वजह क्या हो सकती है नीलेश जी? आप अपनी बात पूरी कीजिए, वजह क्या हो सकती है हादसे की? नहीं, ड्राइवर अभी देर रात चलने की वजह से अब उसमें शादी ब्याह से जाते हैं, तो ड्राइवर की गलती हो सकती है वो पूरी। तो देखिए चंपावत में एक बड़ा हादसा हुआ है। अनुज इस वक्त मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुज, क्या ताजा अपडेट है अभी रेस्क्यू को लेकर? साथ ही साथ आंकड़े भी बताइएगा, मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या और क्या बड़ी वजह इस हादसे के पीछे बताई जा रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, अभी इस हादसे में जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार 2 घायलों को टनकपुर चिकित्सालय पहुंचाया गया है और एक व्यक्ति को जो घायल अवस्था में था और ज्यादा ही सीरियस था, वो शायद चंपावत जिला मुख्यालय भेजा गया है। और जो बाकी जो मृतक हैं उन बॉडियों को यहाँ से निकालने की दुश्वारियों को देखते हुए स्थानीय लेवल पर उसी जगह पे ऑन द स्पॉट ही उनका पीएम करने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर की टीम पहुँच चुकी है वो उनको लेके वहाँ से निकलना इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाएगा जी। तो जिसको देखते हुए प्रशासन ने ये व्यवस्था की है और जिले के सारे आला अधिकारी इस टाइम मौके पर मौजूद हैं, घटना स्थल पे मौजूद पहुंच चुके हैं। जी अनुज, डीआईजी कुमाऊं का कहना है कि गलत रूट ड्राइवर ने लिया, ये एक वजह हो सकती है, लेकिन लगातार आप वहां प्रशासनिक अमलों से भी बातचीत कर रहे होंगे, अधिकारियों से बातचीत कर रहे होंगे। क्या उनका कहना है रेस्क्यू में कितना समय लगेगा और उनके हिसाब से वजह क्या समझ आ रही है? क्या गलत रूट लेना बड़ी वजह है या इसके अलावा भी? ये ड्राइवर ने जो पुराने रास्ते होते हैं, जो गांव ग्रामीण पगडंडियों वाले रास्ते होते हैं, उस रास्ते को मतलब पुराने रास्ते पे यूज किया है वाहन को ले आने के लिए, शॉर्टकट लेने के चक्कर में, तो उसके मारे ये घटना हुई है। मगर आपको बताना चाहूंगा कि इस जो ये क्षेत्र है ये नेपाल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर जो रास्तों की हालतें हैं वो अभी भी अमूमन ज्यादा अच्छी नहीं है, पत्थर ही हैं। तो रूट कोई सा भी होता है, ये घटना यहाँ पर घटनी रात के टाइम अगर वाहन चलेंगे तो ये घटना यहाँ पर घटना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुज। वहीं चंपावत में हुए दर्दनाक हादसे को लेकर पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया। पीएमओ की तरफ से ट्वीट में लिखा गया कि उत्तराखंड के चंपावत में हुई दुर्घटना हृदय विदारक है, जिसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई, मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है।
वहीं इस पर पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है। सीएम धामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सूखी ढांग डांडा मीनार मार्ग के पास बारात से लौट रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का दर्दनाक समाचार मिलने से मन बहुत व्यथित है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मंगलवार का दिन उत्तराखंड के लिए मातम का मंगलवार बन गया। चंपावत में बड़ा हादसा हो गया तो वहीं कोटद्वार में सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। उधर मसूरी में भी हादसा हो गया। एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए 3 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़क हादसा हुआ। चंपावत, कोटद्वार और मसूरी में सड़क हादसा हुआ। वहीं कोटद्वार में पौड़ी मार्ग पर हादसा हुआ। एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बताया ये जा रहा है कि सभी लोग कोटद्वार के रहने वाले थे और सभी शिक्षक थे। और अब आपको देहरादून से एक बड़ी खबर दे दे। सरकार ने दिए हादसे की जांच के आदेश। चंपावत और कोटद्वार में हुए हादसे की अब जांच होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान सामने आ चुका है जांच को लेकर। अलग अलग हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई है। 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और हादसों को लेकर जांच होगी। जो कोटद्वार और चंपावत में हादसे हुए, उन हादसों पर राज्य सरकार के प्रवक्ता का बयान आ चुका है कि अब इन हादसों की जांच कराई जाएगी। पौड़ी में जो 2 हादसे हुए बहुत ही दुखद है। सरकार इसको लेकर बड़ी गंभीर है, इस पर जांच बैठा दी गई है और जांच के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी और जो मरीज हैं, जो घायल हैं, उनको निःशुल्क इलाज करने का जो निर्देश दे दिए हैं। सरकार इस मामले में निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है, इससे दुख प्रकट करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए देहरादून से विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, हालांकि 3 हादसे हुए लेकिन 2 बड़े हादसे आज उत्तराखंड में हुए। कोटद्वार और चंपावत में बड़े हादसे जिसमें 16 लोगों की जान चली गई और अब प्रशासनिक अमला तो एक्टिव है, सरकार की तरफ से भी संज्ञान लिया गया है। क्या कुछ सरकार की तरफ से अब तक बातें कही गई? क्या कोई मदद मुहैया कराई गई? जांच को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल जया, देखिए आज का दिन बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए और आज कई ऐसे हादसे हुए हैं, कहीं जाने आज लील गई हैं। और सबसे पहले अगर बात करें तो बड़ा हादसा जो बीती रात का है चंपावत का, यानी अब तक उसमें 13 लोगों के मरने की सूचना है। 4 लोग उत्तराखंड के दूसरी जगह कोटद्वार के दुगड्डा जगह पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 4 शिक्षक दुर्घटना में मारे गए हैं। और दूसरी अगर बात करें, एक घटना उत्तराखंड के यानी उधम सिंह नगर के बाजपुर में हुई है। वहाँ पर पिता और पुत्री के रोड एक्सीडेंट में मारे जाने की खबर है। ओवरऑल अगर बात करें तो उत्तराखंड में आज का दिन बेहद ही काले दिन के रूप में है। और अगर बात करें तो अब तक अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में 19 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपावत की इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री से बात की है और हर संभव सहायता और भरोसा देने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है कि जो भी राज्य सरकार की ओर से जो मदद है, चाहे वो आर्थिक सहायता हो या फिर तमाम जितनी भी राज्य सरकार की ओर से मदद है, वो फौरी तौर पर दी जाए। और उसके अलावा जो उनके परिजन हैं उनको आर्थिक सहायता देने की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से की है। तो आज का दिन बेहद ही काले दिन के रूप में है जया। अलग अलग घटनाओं में आज करीब 19 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। कुछ एक घटना मसूरी की है जहां पर हालांकि गनीमत ये है कि वो घायल हैं, उनको कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई है। लेकिन उत्तराखंड के चंपावत हो, बाजपुर हो या फिर दुगड्डा हो, इन अलग अलग घटनाओं में आज करीब 19 लोग की मौत हो चुकी है, जो बिल्कुल बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी घटना उत्तराखंड के चंपावत की है। बीती रात करीब 3 बजे की ये घटना है, जब वो बारातियों से भरी मैक्स खाई में जा गिरी और 500 मीटर की ये लगभग खाई है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जया कि जब रात के समय में खाई में ये कार गिरी है तो कितना दर्दनाक ये हादसा होगा। लिहाजा राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और हर संभव प्रयास और परिजनों को जो सहायता देने की बात है वो दी जा रही है। और ऐसे में जो रेस्क्यू अभियान है, जो शव को निकालने का कार्य है, SDRF है, वो स्थानीय पुलिस बल है, वो मौके पर हैं। और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे जिलाधिकारी की बात और देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से भी जांच के निर्देश दिए गए, साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो, इसके भी निर्देश हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद।
और उधर मसूरी में एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया ये जा रहा है कि युवक नशे की हालत में ड्राइव कर रहे थे और दोनों युवक दिल्ली के रहने वाले हैं और वो मसूरी घूमने के लिए पहुंचे थे। देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई है। हादसे में कार सवार 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। दोनों दिल्ली के हैं और दिल्ली से मसूरी घूमने के लिए आए थे, लेकिन नशे में धुत थे। ये बात भी सामने आ रही है। और चलिए अब बात सियासत की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार उसकी ही सरकार बनने जा रही है और ईवीएम की सुरक्षा के लिए निर्वाचन आयोग और पुलिस का पहरा है। लेकिन कांग्रेस ने अपने सिपाहियों को भी ईवीएम सुरक्षा में तैनात कर दिया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ कर सकती है और इसी वजह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात कर दिया है। 10 मार्च तक ये पहरा चलेगा, इसका भी भरोसा दिया गया। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो जवानों की मुस्तैदी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों को भी लगा दिया गया है, समर्थकों को भी लगा दिया गया है कि वो स्ट्रांग रूम के बाहर बिल्कुल निगरानी करते रहें। जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में अपनी संतुष्टि के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक अभ्यर्थी और हमारे जिला संगठन के जो लोग हैं वो उन मतगणना स्थलों की निगरानी करें जहां ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं। तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। मैंने भी स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र से और अपने ज़िले में कुछ अपने साथियों को उस काम में लगा रखा है और मैंने सभी जिलों में ये अपेक्षा की है कि मतगणना स्थलों पर बाहर से तब तक निगरानी रखें जब तक कि 10 तारीख नहीं आ जाती। तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि किसी भी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर शक है कि उनकी नीयत कभी साफ नहीं रही। कांग्रेस को आशंका है कि इस बार ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा जीत हासिल करने के लिए ईवीएम मशीन में गड़बड़ी भी कर सकती है और इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। सेंड कर गए हैं कि किस प्रकार यहाँ पे जो जनता का जनादेश दिया गया है, मतदान दिया गया, वो निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण बना रहे काउंटिंग तक। तो उसको लेकर हम यहाँ पे कंट्रोल रूम में, जिला कंट्रोल रूम में MBPG प्रांगण में उपस्थित हैं। 24 घंटे लगातार बने हैं। अवांछनीय तत्वों का यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोई अवांछनीय तत्व यहाँ प्रवेश न कर पाए। और यहाँ पे वैसे तो पैरामिलिट्री और IRB और लोकल पुलिस यहाँ पर तैनात है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो पारदर्शितापूर्ण बने रहे। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना जाहिर की है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि दूसरे राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही थी और संभावनाएं जताई गई हैं कि दूसरे राज्यों में इस तरीके की गड़बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने की है। हमारे और भी जो प्रत्याशी हैं वो खुद वहाँ पर जाते हैं, टाइम पर अपनी ड्यूटी देते हैं, वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। कार्यकर्ता भी वहाँ पर जाते रहते हैं, अन्य दलों के लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब ठीक ठाक वहाँ पर चल रहा है। व्यवस्था को देखते हुए हम आश्वस्त हैं कि व्यवस्था ठीक चल रही है। राजधानी देहरादून में इन दिनों सड़कों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और राजधानी की ज्यादातर सड़कें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कामों के चलते खोदी भी गई हैं। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, लेकिन राजधानी में सड़कों के हालात क्या हैं इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो ये राजधानी का मुख्य चौराहा है और यहाँ से थोड़ी दूर पर सचिवालय है और इसके अलावा इधर जाएंगे तो इधर थोड़ी सी दूर पर यहाँ से विधानसभा है। ये सीधे कनेक्ट करता है रायपुर क्षेत्र को और जो राजपुर रोड का एरिया उसको कनेक्ट करता है। लेकिन उसके बाद आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो आप देखकर महज समझ जाएंगे कि राजधानी में सड़कों के क्या हालात हैं। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हो रहे थे तो तमाम नेता लोगों के घर घर जाकर वोट मांग रहे थे और उनसे वादे कर रहे थे कि उनके क्षेत्र की सड़कों को बेहतर किया जाएगा। लेकिन आप ये राजधानी में बैठकर भी तमाम नेता इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं कि किस तरह के हालात राजधानी के सड़कों के बने हुए हैं, क्योंकि राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। यहाँ पर सीवर लाइन समेत अन्य तमाम प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, उसकी वजह से सड़कें खुदी हुई हैं। विभाग अपने अपने पल्ले झाड़ देता है कि जो काम होना है वो PWD विभाग करेगा या जिसने सड़क खोदी है वो काम करेगा, लेकिन दिक्कतें जो है आम जनता को होती हैं। एक विक्रम चालक भाई साहब, आप तो ऑटो चलाते हैं, कैसी सड़कें हैं सर? राजधानी में बना रहे हैं स्मार्ट सिटी, बिल्कुल टूटी फूटी बना रखी है इन्होंने। दिक्कतें होती हैं चलाने में? सर गाड़ी में एक्सल टूटते हैं, नुकसान होता है, उसमें ड्राइवर
मालिक तो बोलता है कि तुम अपने पल्ले से लगाओगे। आप क्या करते हैं? हम यही चलाते हैं। अरे ऑटो चलाते हैं। कैसी सड़कें हैं? तो बुरा आप देख रहे हैं सर, ऑटो चलाने में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। आप भैया, आप कैसी सड़कें हैं राजधानी में? अब मैं क्या बताऊं आपको, ये तो आपको ही पता लग रहा होगा। आप क्या काम करते हैं? मैं नगर निगम में जॉब करता हूँ। ये बड़े। और चलिए अब सीधे आपको प्रतापगढ़ लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। अब मैं बोलूं, आप बोलेंगे क्या? पक्का नहीं बोलेंगे? चलिए मित्रों, 300 सीटें को साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद राज पार्टी तीनों मिलकर फिर से सत्ता में आने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां मैं सरकार बनाने के लिए नहीं आया। धीरज ओझा को एमएलए बनाकर भेज दीजिए। इसको हम बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। बनाएंगे क्या? जोर से बोलिए, अंत तक बनाएंगे क्या? देखिए भाई, इतनी कड़ी धूप में नंगे सर खड़े हैं। सच्चा बताइएगा, धीरज ओझा को बनाएंगे एमएलए? पक्का? मित्रों, 2014, 17 और 19 में उत्तर प्रदेश की ये महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। ये अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू, ये अच्छे गेंदबाज नहीं है। गेंद डालने वाला अगर फुलटॉस डाल दे तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो। करेंगे क्या? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार है। जब हम कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी वाले मजाक उड़ा रहे थे। अखिलेश बाबू, आज मैं हिसाब देने भी आया हूं और आपका हिसाब मांगने भी आया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट 1,67,00,000 गरीबों को गैस का चूल्हा दिया है। आप भाजपा सरकार बना दो, जिनके पास गैस का चूल्हा आया है उसको होली और दिवाली में 2 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2,61,00,000 शौचालय बनाने का काम किया है, जिससे मेरी माताओं बहनों को शर्म महसूस न होगी। अखिलेश भाई, आप बता दो, आपकी सरकार रही, सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा ने 15 साल राज किया। कभी शौचालय बने थे क्या? जरा जोर से बोलो, बने थे क्या? रानीगंज वालों, ये बिजली रानी कभी 24 घंटा आपके घर में आती थी क्या? आती थी क्या? बड़े बड़े शहरों में आती थी, हम गांव वालों के पास आती थी क्या? योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 22 घंटा से 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम किया। 1
1,41,00,000 घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी लगभग 42 लाख गरीबों को घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और मैं बताने आया हूं, एक बार फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में। अरे सुनो, एक बार फिर से बना दो पूरे उत्तर प्रदेश में हर गरीब को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2,54,00,000 लोगों को 2,54,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया सीधा भेजने का काम देश के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसमें 37,000 करोड़ रुपया भेजा है।